जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का मिशन गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। ज्ञान सागर संस्था का ही एक चैनल, इसमें आपको यूपी पुलिस की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपके लिए जो है सहायक और सार्थक सिद्ध हो रही हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर करें, ठीक है। अधिक से अधिक सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और लोगों से करवाएं। तो जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 हल करवा रहे हैं हम आपको, और उसी कड़ी में स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का सेट नंबर 2। ठीक है, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, प्रैक्टिस सेट 5 सेट नंबर 2 है, पार्ट नंबर आपका 2 है और सेट कौन सा है? 5 है। इसमें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, 19 पे खत्म किया था, 20 से स्टार्ट करते हैं कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम या फिर कॉपर। तो हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो बच्चों लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा। ठीक, क्वेश्चन में बच्चों आगे बढ़ाते हैं 21। और लिखा है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ से? रोम, पेरिस, जिनेवा या फिर न्यूयॉर्क। तो यूनेस्को का मुख्यालय बच्चों स्थित है कहाँ पर? पेरिस में, फ्रांस में है, पेरिस में। यूनेस्को की स्थापना अगर बात की जाती है तो 16 नवंबर, यूनेस्को की स्थापना अगर बात करते हैं तो बच्चों 16 नवंबर 1945, 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना। यूनेस्को का अगर आपको फुल फॉर्म बताना हो तो चलेगा, आप सभी लोग कमेंट में यूनेस्को का फुल फॉर्म लिखिएगा। आप सभी बच्चे कमेंट में यूनेस्को का फुल फॉर्म लिखें। वर्तमान समय में 195 सदस्य देश हैं, 195 सदस्य देश हैं यूनेस्को में। आद्रे ऑजुले इसकी जो हेड हैं, आद्रे ऑजुले, ठीक है, आद्रे ऑजुले हेड है इसकी वर्तमान समय में, डायरेक्टर है यूनेस्को में। यूनेस्को जो है ये सतत विकास लक्ष्य 4, सतत विकास के जो 17 लक्ष्य हैं, जो SDG 17 है, उसमें से जो चौथा लक्ष्य है शिक्षा के संबंध में है। तो शिक्षा का जो वैश्विक एजेंडा है 2030, सतत विकास लक्ष्य 4 के माध्यम से शिक्षा का जो है वैश्विक एजेंडा 2030 इसी को सौंपा गया है। तो SDG 4 के तहत शिक्षा का जो वैश्विक एजेंडा है यूनेस्को के पास है। यूनेस्को जो है एक इसके नाम में देख सकते हो आप, यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। शिक्षा के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में और कल्चर के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था ही क्या है? आपकी यूनेस्को कहलाती है। मैंने फुल फॉर्म बताया भी है, अब आप सभी उसको दोहरा के कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 3 यहाँ पर आता है, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? कॉपर और तांबा का। कॉपर जस्ता टिन, कॉपर जस्ता निकिल या फिर कॉपर तांबा निकिल। ठीक है, कॉपर तांबा निकिल, कॉपर को ही तो तांबा कहते हैं। ठीक है, अब देख लीजिएगा, कॉपर को ही तांबा कहना है, लेकिन यहाँ पर जो कॉपर तांबा निकिल दो तो चीजें एक बार लिख दी हैं, ऐसे ही आपको कंफ्यूज करता है। फिलहाल यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सी, कॉपर, जस्ता और निकिल, यानी ये है आपका सी ऑप्शन। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है, जैसा कि आप सभी देख चुके हैं, मिश्र धातु है, तभी तो 3 धातुओं का यहाँ पर क्या हो रहा है? मिश्रण हो रहा है। इस चीज को यहाँ पर ध्यान दो। तो ये क्या है? एक मिश्र धातु है। और इसका उपयोग किस में होता है? जर्मन सिल्वर का उपयोग तो बर्तन बनाने में, मूर्ति बनाने में, पोशाक, गहने आदि जो है उसमें जो है इसका प्रयोग करते हैं जर्मन सिल्वर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों लेते हैं यहाँ पर 23, और लिखा है कि हड़प नीति किससे संबंधित है? हड़प नीति किस गवर्नर से संबंधित है? लिन लिथिगो, डफरिन या फिर डलहौजी या फिर लैंसडाउन के द्वारा। तो हड़प नीति को ही जो है व्यपगत का सिद्धांत या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं हड़प नीति को। हड़प नीति का अन्य नाम क्या दे सकते हो आप? ठीक है, हड़प नीति को क्या कहते हैं? व्यपगत का सिद्धांत, व्यपगत का सिद्धांत, या फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इंग्लिश में क्या कहते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी इसको बोलते हैं, DOCTRINE, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, व्यपगत का सिद्धांत, ये डलहौजी इसका आंसर होगा। सही आंसर इसका क्या होगा? डलहौजी। और अगर बात करें डलहौजी की, तो डलहौजी जो है 1848 से लेकर के 1856 तक, 1848 से लेकर के 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। और 1839 में ये जो हड़प नीति है
व्यपगत का सिद्धांत है ये मांडवी में, 1840 में जो है महाराष्ट्र में पड़ता है कोलाबा, और 1842 में सूरत में लागू किया। 1857 की क्रांति के समय इसी का विरोध, सबसे ज्यादा इसका विरोध भी हुआ था। यही एक कारण भी था, झांसी जैसे स्टेट में, झांसी है, सतारा है, जयपुर, संबलपुर, उदयपुर, इन सभी जगहों पर जो है इसने व्यपगत का सिद्धांत या हड़प नीति को लागू किया था। तो हड़प नीति होती क्या थी बेसिकली, आप सभी को पता है कि जो है उत्तराधिकारी जब राज्य का नहीं होता था, जैसे राज्य के राजा की मृत्यु हो गई और अगर वो निसंतान है, उसका कोई पुत्र नहीं, उत्तराधिकारी नहीं है, तो वो क्षेत्र ब्रिटिश शासन में मिला लिया जाता था, उसको ब्रिटेन अपने अधीन में गवर्नर जनरल कर लेता था। यही हड़प नीति थी और इसी का विरोध झांसी में किया था महारानी लक्ष्मीबाई के द्वारा। जब उनके पति की डेथ होती है, उत्तराधिकारी उन्होंने गोद लिया था, तो गोद लिए हुए व्यक्ति को उन्होंने उत्तराधिकारी नहीं माना था। बाकी आप सभी जानते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हो, 1857 क्रांति का सारा इतिहास। तो ये डलहौजी के द्वारा हड़प नीति या फिर व्यपगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ पर स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, या फिर है तीसरा ऑप्शन कौन सा देश है, देश का नाम है चिली, फिर डी है फिलीपींस। तो इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर बच्चों लेते हैं 25। फिर लिखा है 25 नंबर क्वेश्चन पे, कोलार की खानों से किस धातु का उत्पादन होता है। कोलार की खानों से किस धातु का उत्पादन होता है, सोना, चांदी, तांबा या फिर एल्यूमिनियम। तो सोना। और कोलार की खान कहाँ पर है, तो कर्नाटक। कहाँ पर, कोलार की खान कहाँ पर, कर्नाटक में डिस्ट्रिक्ट पड़ता है कोलार। ठीक है, कर्नाटक में डिस्ट्रिक्ट पड़ता है कोलार और वहीं पर है। ठीक है, 2011 से कोलार की खान बंद हो चुकी है। ये जो खान है कोलार की खान 2011 में ही क्या हो चुकी है, बंद हो चुकी है। और इसमें सोना निकालने का काम जब शुरू हुआ था तब से लेकर 2011 तक, यानी कि 121 सालों में लगभग 900 टन सोना निकाला गया। इस खान से 121 सालों में 900 टन सोना निकला, यानी कि इसको जो है छोटा इंग्लैंड भी अंग्रेज अपने शासनकाल में कहा करते थे। और आपको पता होना चाहिए, जो कोलार की खान है ना, आप बहुत ज्यादा पिक्चर एक देखते हो, केजीएफ पिक्चर देखते हो ना आप सभी लोग, जो केजीएफ मूवी है ना, वो कोलार की खान पे ही बनी है। और इस मूवी का बेसिकली फुल फॉर्म भी एक, क्या नाम है, कोलार, और क्या बोलते हैं, कोलार की खान, कोलार गुड्स फील्ड इसको बोलते हैं। ठीक है, सॉरी गोल्ड, कोलार गोल्ड फील्ड्स इसको बोला गया था। कोलार गोल्ड फील्ड इस भूमि का नाम ही है, इसी पर बनी है केजीएफ मूवी, दोनों पार्ट इसी बने हैं। तो कोलार की खान से क्या सोना निकला, सोना निकालने खान है 2011 में बंद हो चुकी है, कर्नाटक के कोलार जिले में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर बच्चों लेते हैं 26 और लिखा है कनिष्क किस वंश का शासक था। किस वंश का शासक था कनिष्क, गुप्त, मौर्य, कुषाण या फिर पुष्यभूति। कौन से वंश का, तो कुषाण वंश का शासक था। कुषाण वंश जो है ये 78 ईस्वी में, ठीक है, कुषाण वंश जो है 78 एडी में, 78 एडी में कुषाण वंश की स्थापना हुई थी। और कुषाण वंश का स्थापक कौन है, सभी जानते हैं। ठीक है, यानी कि 78 से लेके 103 ईस्वी तक चला था, 78 से लेकर के 103 ईस्वी। ठीक है, ये जो है उसका शासनकाल है। 103 जो है किसका, इसका जो संस्थापक था। बाकी कुषाण वंश तो आगे भी चलेगा। संस्थापक कुषाण वंश का कौन था, तो क्या बोलते हैं, कुशल कड़फिसेस। कौन था, कुशल कड़फिसेस, ये संस्थापक था। और कुषाण वंश का सबसे महान शासक ही हुआ है कनिष्क। ठीक है, सबसे महान शासक ही कौन हुआ था, कनिष्क। और कनिष्क ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी, कुषाण वंश के समय जब कुषाण वंश का शासक था तो इसने अपनी राजधानी किसको बनाई थी, राजधानी थी पुरुषपुर। राजधानी क्या थी, पुरुषपुर। पुरुषपुर यानी वर्तमान में इसको पेशावर कहा जाता है। वर्तमान में जो पेशावर कहलाता है वो पुरुषपुर इसकी राजधानी हुआ करती थी। और इसका जो कनिष्क शासक का शासनकाल है वो लगभग 127 ईस्वी से 140 या कहीं कहीं 151। तो इसके विषय में कोई सही बात नहीं मिलती है। और जो इसका साम्राज्य था कनिष्क का, जो कनिष्क का साम्राज्य था वो जो है कहाँ से, वर्तमान समय में जो उज्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान तजाकिस्तान से लेकर के मथुरा और कश्मीर तक। यानी कि अगर आप देखते हैं जो भारत बनाते हो आप, ठीक है, इधर आपका सब उज्बेकिस्तान वगैरह, यहां से लेकर के आप मथुरा मतलब यूपी तक आ गए, और फिर इधर कश्मीर। तो इतना बड़ा क्षेत्र इसका पूरा क्या था, शासन का कनिष्क का हुआ करता था।
और इसी के समय में बौद्ध धर्म जो है ना वो दो भागों में बट गया था। जो महायान हीनयान है बौद्ध धर्म के दो हिस्से, वो इसी कनिष्क के ही शासनकाल में बट गया था। तो कनिष्क इस वंश का शासक, बाकी और कनिष्क के बारे में बातें हो सकती हैं, आगे देखेंगे। फिर लिखा है कि अशोक के शिलालेख, अशोक के अधिकांश शिलालेख कौन सी लिपि में मिले हैं? अशोक के अधिकांश शिलालेख कौन सी लिपि में है? तो ब्राह्मी लिपि में है। अशोक के अधिकांश शिलालेख जो भैया वो ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। ब्राह्मी लिपि की अगर बात करें, अगर ब्राह्मी लिपि की बात की जाए, ठीक है, अगर ब्राह्मी लिपि की हम बात करें तो ये प्राचीनतम लिपियों में से एक है, प्राचीनतम लिपियों में से एक है और वैदिक काल के आर्यों द्वारा शुरू की गई थी। ब्राह्मी लिपि जो है वैदिक आर्यों द्वारा शुरू हुई थी। ब्राह्मी लिपि जो है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है। एक मात्रात्मक लिपि है। कैसी लिपि है? मात्रात्मक लिपि है, और यानी कि मात्राओं के द्वारा। अगर हम बात करें वैदिक काल से पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता का समय था, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहां पर जो लिपि वास्ट्रोफेडम कहलाती थी, या फिर सिंधु सभ्यता की लिपि को गोमुत्रिका लिपि भी कहते हैं। और जो वो गोमुत्रिका जो वास्ट्रोफेडम लिपि होती थी वो चित्रात्मक होती थी, चित्रों के माध्यम से वहां पर बात को समझा जाता था। लेकिन जो ये वैदिक काल में ब्राह्मी लिपि का जो आविष्कार हुआ, ये ब्राह्मी लिपि क्या है? मात्रात्मक है, मात्राओं के द्वारा ये जो है लिपि लिखी जाती है, भाषा बनती है। और वैदिक जो ये अशोक के जो प्रमुख लेख हैं, जो कौन कौन से अशोक के ऐसे लेख हैं जो इसमें मिले हैं, तो एक है कौन सा? गिरनार शिलालेख, ठीक है। अशोक के कौन कौन से लेख हैं? तो एक अगर हम बात करें गिरनार शिलालेख, वो ब्राह्मी लिपि में आपको मिलेगा। बात अगर की जाए स्तंभ लेख, कौन सा लेख है? स्तंभ लेख। और एक है रुम्मिनदेई, ठीक है, कौन सा? तो रुम्मिनदेई जो अभिलेख है, ये अशोक के अभिलेख ब्राह्मी में ही लिखे मिलते हैं। और ब्राह्मी लिपि से कौन कौन सी नई भाषाएं लिपियां, जैसे देवनागरी लिपि है, बांग्ला लिपि है, उड़िया लिपि, गुजराती लिपि, गुरुमुखी यानी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है आपकी पंजाबी भाषा, और तमिल लिपि है, मलयालम लिपि है, तिब्बती लिपि है। यानी कि वर्तमान भारत में जो आपकी भाषाएं हैं लगभग, जैसे देवनागरी वो हिंदी की लिपि है, और बांग्ला लिपि बंगाली भाषा की, उड़िया भाषा की उड़िया लिपि, गुजराती लिपि, पंजाबी गुरुमुखी, तमिल, मलयालम, कन्नड़, यानी आप देखो 90% भारत में जो भाषाएं हैं, 90% जो भाषाएं हैं उनकी जो लिपियां हैं वो ब्राह्मी लिपि से ही निकली हैं। यानी कि प्राचीनतम और बहुत बड़ा विस्तार ब्राह्मी लिपि का है। और ब्राह्मी लिपि से ही आपकी सबसे इंपॉर्टेंट लिपि निकली है, कौन सी? देवनागरी, सबसे प्रतिष्ठित और सबसे शुद्ध मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आता है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? आईसी चिप जो होती है, क्या बोलते हैं? आईसी चिप। जो आईसी चिप होती है एल्यूमिनियम, आयरन, सिलिकॉन या फिर निकिल, तो इसमें किसकी परत होती है? तो सिलिकॉन की परत होती है। तो आईसी चिप होती, जो आप मेमोरी कार्ड है या जो सिम वगैरह देखते हो, या इस तरह जो और भी चीजें हो उस पर पतली पतली जो एक लगी होती परत होती है, वो किसकी होती है? सिलिकॉन की ही बनी होती है, ठीक है। और इसके बाद फिर बात करते हैं कि दिन में समुद्र की ओर से स्थल की ओर आने वाली पवनों को क्या कहते हैं? दिन में समुद्र की ओर से स्थल की ओर आने वाली पवनों को क्या कहते हैं भैया? सी ब्रीज कहा जाता है। तो सी ब्रीज क्या है? समुद्र की ओर से स्थल की ओर आने वाली पवनें जो होती हैं उन्हीं को कहा जाता है सी ब्रीज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बच्चों 30 आता है और लिखा स्मैश किस खेल से संबंधित है? स्मैश किस खेल से संबंधित है, ये चीज आपको बतानी है। स्मैश जो है वो लॉन टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो लॉन टेनिस से। स्मैश को यानी ओवरहेड शॉट भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? ओवरहेड शॉट। तो ओवरहेड शॉट या फिर बात करें स्मैश किससे संबंधित है? तो लॉन टेनिस से संबंधित है। होता है क्या? खिलाड़ी हवा में गेंद को फेंकता है, फिर उसे दूसरे खिलाड़ी की तरफ नीचे की दिशा में हिट करता है। पहले इसे ऊपर फेंका, गेंद ऊपर उछल गई, फिर दूसरे खिलाड़ी की तरफ नीचे हिट करता है। तो जो लॉन टेनिस है इसमें यह स्मैश कहा जाता है या ओवरहेड शॉट इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ईमेल के रूप में अनचाहे बल्क मैसेज प्राप्त होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो जो ईमेल में आपको अनचाहे मैसेज, अनवांटेड जो बल्क मैसेज प्राप्त होते हैं, जो
आपको जिनका काम नहीं, जिनको आपकी जरूरत नहीं है, तो वो ईमेल के मैसेज किस बॉक्स में जाते हैं? आप अपना मेल चेक करेंगे तो एक उसमें स्पैम फोल्डर होता है। जो अनवांटेड मेल्स होते हैं, जो आपको नहीं चाहिए, आपके काम के नहीं है, वो सब स्पैम में शिफ्ट होते हैं और ऑटोमेटिकली 30 दिन बाद फिर क्या होते हैं, ट्रैश हो या स्पैम हो, 30 दिन बाद क्या होता है, वो डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित हैं गैस, बिजली, लौह इस्पात या फिर ये सभी। चाहे गैस हो, चाहे बिजली हो, चाहे लौह इस्पात हो, ये सभी किस में आते हैं? अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राइमरी सेक्टर और एक होता है सेकेंडरी सेक्टर, एक होता है टर्सरी। टर्सरी मतलब जो है तृतीयक सेक्टर, इसी को बोलते हैं, सर्विस क्षेत्र इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी नई राजधानी कहाँ बनाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने, यानी मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो ये आपका तुगलक वंश का शासक है। और अगर हम बात करें तुगलक वंश कब से कब तक, ठीक है, तो सबसे पहली बात तो इसका आंसर हम बता दें आपको, देवगिरी। देवगिरी का ही जो परिवर्तित नाम था वो रखा गया था दौलताबाद। देवगिरी या फिर दौलताबाद, कहां पर? महाराष्ट्र आएगा वर्तमान लोकेशन। और जो एमबीटी है, एमबीटी कौन से वंश का था? एमबीटी जो तुगलक वंश का दूसरा शासक था। और तुगलक वंश जो है वो 1320 से 1414 तक चलता है। और अगर एमबीटी के शासनकाल की बात करें तो एमबीटी का जो शासनकाल है वो 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक था। और एमबीटी को ही क्या कहते हैं बच्चों? एमबीटी का जो वास्तविक नाम था, वो वास्तविक नाम एमबीटी का क्या था? जौना खां। एमबीटी का वास्तविक नाम क्या था? जौना खां। गयासुद्दीन तुगलक को मरवाने में कहा जाता है इसका हाथ था। और जो आपका तुगलक डायनेस्टी है, अगर हम बात करें तुगलक वंश की, अगर तुगलक वंश की बात की जाए तो ये दिल्ली सल्तनत के 5 वंश हैं। दिल्ली सल्तनत के 5 वंश में से सबसे लंबा जो टाइम पीरियड है ये इसी का था। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा टाइम पीरियड यानी कि 94 साल तक तुगलक डायनेस्टी ने राज किया। और ये दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासनकाल अगर किसी डायनेस्टी का था तो तुगलक डायनेस्टी का था। 5 वंश दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। गुलाम वंश, स्लैब डायनेस्टी, दूसरा कौन सा था आपका? खिलजी डायनेस्टी, तीसरा कौन सा है? ये आपका तुगलक वंश है। फिर उसके बाद जो है आपका रहेगा खिज्र खां के द्वारा स्थापित था सैयद वंश। फिर आपका लास्ट में आता है लोधी वंश। सबसे छोटा जो शासन काल था वो किसका था? खिलजी वंश का था, 30 साल का था। यानी कि 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक जो है वो खिलजी वंश चला था। तो तुगलक वंश में सबसे कम शासन काल खिलजी वंश का 30 साल का, और सबसे ज्यादा लंबा शासन काल किसका? तुगलक वंश का, जो कि 94 साल रहेगा। और अगर हम एमबीटी की बात करें, एमबीटी के विषय में, यानी जौना खां या मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता है कि यह सबसे अधिक पढ़ा लिखा सुल्तान था। दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक पढ़ा लिखा सुल्तान, दिल्ली सल्तनत का सबसे विवादित सुल्तान, या फिर दिल्ली सल्तनत का पागल सुल्तान किसे कहते हैं? तो सबके बारे में आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। राजधानी परिवर्तन इसने किया था दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद, जो कि असफल रहा था। ठीक है, क्यों असफल रहा था? क्योंकि कहा जाता है कि बहुत लंबा दूर था, लगभग 700 मील कहा जाता है ये दूरी थी इसकी। और इतने लंबे दूर राजधानी ले जाना, कहा जाता है कि भौगोलिक परिवर्तन के कारण इसने राजधानी बदली थी, या फिर कोई कहता है कि प्रशासनिक कारण था, और कोई कहता है इसने दिल्ली की जनता से बदला लिया था राजधानी परिवर्तन करके, देवगिरी शिफ्ट करके। ठीक है, और कोई कहता है कि प्रशासनिक कारण इसलिए भी था, भौगोलिक कारण, क्योंकि इसी के शासन काल में, एमबीटी के ही शासन काल में सबसे ज्यादा रिवॉल्ट हुए। इसी के शासन काल में जनता द्वारा या लोगों द्वारा या सरदारों द्वारा, सामंतों द्वारा विरोध हुआ। 34 विद्रोह इसके शासन काल में हुए थे। 27 विद्रोह हुए थे साउथ इंडिया में, और 7 विद्रोह हुए थे नॉर्थ इंडिया में। तो जब ये इसकी राजधानी पहले दिल्ली थी नॉर्थ में, और ये नॉर्थ से जाता था साउथ विद्रोह दबाने के लिए। तो क्या होता था, विद्रोह दबा दिया, जैसे ही लौट रहा होता था, ये दिल्ली आ भी नहीं पाता था, तब तक साउथ इंडिया में दूसरा विद्रोह शुरू हो जाता था। इसको बार बार साउथ नॉर्थ करना पड़ता था। तो इतिहासकार लेते इसलिए इसने अपनी राजधानी साउथ में ले जाकर फेंक दी, देवगिरी में। ठीक है, तो ये कई सारे कारण हैं, तो देखा जाएगा इसको आगे। फिर क्वेश्चन नंबर 34 आता है, लिखा है कि
न्यूग्रेटरलम किस देश की मुद्रा है? थाईलैंड, म्यांमार, भूटान या फिर सिंगापुर। तो किस देश की मुद्रा है? तो ये मुद्रा जो है बच्चों भूटान की है। ऐसे क्वेश्चंस कई बार आते रहते हैं और सभी को ये सब याद करने हैं मुद्रा वाले। क्वेश्चन बच्चों 35 आता है कि विमुद्रीकरण क्या होता है? विमुद्रीकरण क्या होता है? नोटों के मूल्य में वृद्धि करना या पुराने नोटों का चलन बंद कर देना, नोटों का मूल्य कम कर देना या फिर नए नोटों को छापना। यहाँ पर इसका आंसर होगा पुराने नोटों का चलन बंद कर देना, जैसा कि अभी 2016 में हुआ था ना डीमोनेटाइजेशन। विमुद्रीकरण को इंग्लिश में कहते हैं डीमोनेटाइजेशन, जो कि 2016 में 500 और 1000 के पुराने नोट बंद हो गए थे। वही तो था विमुद्रीकरण, डीमोनेटाइजेशन, पुराने नोटों का चलन बंद कर देना। फिर बात आती है वर्ष 1960 में सिंधु नदी जल का समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ था? सिंधु नदी जल का समझौता किस देशों के मध्य में? भारत और पाकिस्तान के मध्य में। भारत और पाकिस्तान के मध्य 19 सितंबर 1960, ठीक है, 19 सितंबर 1960 को ये समझौता हुआ था, सिंधु नदी जल समझौता। ये पाकिस्तान भारत पश्चिमी नदियों का जो कंट्रोल है, पश्चिमी नदियों का कंट्रोल है पाकिस्तान को दिया गया, और पूर्वी नदियों का कंट्रोल इस समझौते के तहत इसको भारत को मिला था। रावी, सतलज, व्यास, ये सब इस पर कंट्रोल किसका था? उस पर कंट्रोल किसका था? भारत का। और जो पश्चिमी नदियां हैं झेलम से और है, झेलम है, सिंध है, चिनाब है, इस पर पाकिस्तान कंट्रोल। तो ये 1960 में सिंधु नदी जल समझौता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल से है? भारत का जो जीएसटी मॉडल है वो किस देश के मॉडल से जो है वो इंस्पायर है? अमेरिका, कनाडा, फ्रांस या फिर जर्मनी? तो भारत का जीएसटी मॉडल बच्चों कनाडा के मॉडल से इंस्पायर है, इस चीज को यहाँ पर ध्यान रखोगे, ठीक है। फिर बात आती है, लास्ट क्वेश्चन होगा इस पार्ट में, आखिरी क्वेश्चन होगा इस पार्ट में, भारत में आंतरिक सुरक्षा संबंधी समस्या कौन सी है? भारत में आंतरिक सुरक्षा संबंधी समस्या कौन सी है? आतंकवाद, नक्सलवाद, क्षेत्रवाद या फिर ये सभी? आज का अंतिम प्रश्न है, देख लीजिएगा। आंतरिक सुरक्षा मतलब कि जो है इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित कौन कौन समस्याएं हैं भारत में? आतंकवाद, नक्सलवाद, क्षेत्रवाद। तो देखा जाए तो ये सभी चीजें इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कारण हो सकती हैं। आतंकवाद भी है, नक्सलवाद जो छत्तीसगढ़ या फिर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आप देखते हो, क्षेत्रवाद जो छोटे छोटे अलग अलग क्षेत्र अपना राज्य बनाने की मांग वगैरह करना। तो ये आतंकवाद, नक्सलवाद, क्षेत्रवाद सभी क्या है? इंटरनल सिक्योरिटी के लिए प्रॉब्लम्स बनती हैं। जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 उत्तर प्रदेश पुलिस का समाप्त होता है, और अगला जो इसमें पार्ट होगा वो हिंदी का होगा। हिंदी के क्वेश्चंस को हम लोग अभी जो है सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देते हैं। तब तक आप ध्यान रखें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।